नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी जीनियस क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट का जो पहले चैप्टर था वो तो आपको क्लियर करवा दिया था। आज आपको केमिस्ट्री में जो बेसिक होगा, सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बेसिक नॉलेज के बारे में थोड़ा बताएंगे। दोस्तों जो केमिस्ट्री में अपने रिएक्शन प्रोसेस के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन प्रोसेस के बारे में वगैरह और इनऑर्गेनिक के बारे में दोस्तों थोड़ा आपसे बातचीत करेंगे। तो अपने रिएक्शन प्रोसेस में आपको रिएक्शन संतुलित करना बता दिया था। रिएक्शन संतुलित करने का मतलब ये होता है अभिकारक के जो होते हैं मोल होते हैं उत्पाद के मोल के बराबर करते हैं, यानी कि ए बराबर ए अभिकारक हो गया, बी प्रोडक्ट हो गया, तो इसके मोलों की संख्या अपन क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो दोस्तों मैं पता दिया सॉलिड लिक्विड ये भी बता दिया था आपको, परमाणु। अब अपन पढ़ेंगे जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे और उसके अंदर अपन अनिश्चितता जैसे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई जो सिद्धांत होता है वो पढ़ेंगे, अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके अंतर्गत अपन बोर के परिणाम भी पढ़ेंगे और इसके अलावा अपन तरंगदैर्ध्य होगी, आवृत्ति होगी, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो दोस्तों अपन नॉर्मली बात है, पहले अपन लेते हैं हाइड्रोजन H+ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और OH- और एक लेते हैं लोन पेयर ऑफ संख्या। दोस्तों पॉजिटिव प्रोटॉन, OH- नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, क्या नाभिक शनि H+, OH- क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन शनि। और ये क्या हो गया, लोन पेयर ऑफ संख्या, यानी कि पेयर हो गया, एक प्रकार का जोड़ा हो गया जिसे अपन लोन पेयर कहते हैं। लोन पेयर मींस बॉन्ड्स डिवाइड बाय टू पार्ट्स, बॉन्ड्स टू पार्ट्स में डिवाइड होगा तो क्या बनेगा, लोन पेयर्स। लोन पेयर्स मींस बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन टू इलेक्ट्रॉन डिवाइड, तब क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और बॉन्ड दोस्तों बॉन्ड बनता है और जब आपस में बॉन्ड बनके अगर टूट जाता है तो क्या एनर्जी पैदा होती है, हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कोई भी रासायनिक प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और किसी में एनर्जी लगानी भी पड़ती है। जैसे अपने ग्लूकोज हो गया, अपने शरीर में ग्लूकोज की रिएक्शन होती है, अमीनो एसिड बनता है अपने शरीर में, लैक्टिक एसिड बनता है। तो लैक्टिक एसिड बनने की अलग अलग रिएक्शन होती है, अपने शरीर में लैक्टिक एसिड बनता है उसकी भी अपने अलग रिएक्शन होती है, अपने शरीर में ग्लूकोज बनता है उसकी भी अलग रिएक्शन होती है। दोस्तों जो भी ये प्रोडक्ट बनते हैं अलग अलग गैसें बनती है, जैसे अपने विघटनकारी अभिक्रिया होती है वो भी अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित होती है दोस्तों। और दोस्तों केमिस्ट्री का ये रूल है, केमिस्ट्री में चलता है सी फॉर कंसेप्ट, यानी कि कंसेप्ट से आप चलोगे तो केमिस्ट्री का सरल समझना बहुत सरल होगा। इसमें ऐसी भी चीजें होती है जिसको आप याद करना होता है डायरेक्ट, और कई सारी ऐसी चीजें होती है जिनको आपको समझना पड़ता है। समझने लायक दोस्तों चीजें होती है, उसको आप अगर समझोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें होती है तो अपन क्या है, अगर चीजों को समझेंगे, समझ के याद करेंगे तो अपन को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। इसलिए बच्चों आपको हर चीज को समझ के याद करना है। कोई भी चीज हो, मैंने मान लो कोई एक सीधी लाइन खींची और दूसरी सीधी लाइन खींची, फिर बीच में क्या खींचे, बॉन्ड, दूसरे बॉन्ड खींचे, ये क्या होती है, डीएनए के श्रृंखला है। तो अपने केमिस्ट्री में डीएनए आता है, जो डबल हेलिक्स मॉडल आता है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, तो उसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो वहां पर भी केमिस्ट्री लगती है। केमिस्ट्री हर जगह से जुड़ी हुई है, बायोलॉजी से भी जुड़ी हुई है, जिसे अपन बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, जो अलग पार्ट में आती है बायोलॉजी से। इस प्रकार से जैसे हमारा डीएनए हो गया, हमारा शरीर हो गया, हमारे शरीर के अंदर भी बॉन्डिंग होती है, जुड़ा होता है। जैसे हमारा डीएनए हो गया, डीएनए में कई सारे अम्ल होते हैं, जैसे प्यूरिन हो गया, पिरामिडिन हो गया, कई प्रकार से साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया, जो डीएनए की श्रृंखला बनाते हैं दोस्तों। तो केमिस्ट्री कुल मिला के जैविक पदार्थों से मिलकर बनी हुई है, जिसमें कई प्रकार के जैव पदार्थ होते हैं और बॉन्डिंग होती है जैव पदार्थों के मध्य, जिससे केमिस्ट्री बनती है। और इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन को रिएक्शन पढ़ाते हैं, जैसे रायमंड टेमोन अभिक्रिया और अन्य अभिक्रिया भी, दहनकारी अभिक्रिया, विघटनकारी अभिक्रिया, जिसमें मैकेनिज्म होते हैं। मैकेनिज्म मींस क्रियाविधि अपन समझते हैं ना। मान लो एक नाभिक शनि है, उस पर अपन इलेक्ट्रॉन शनि आक्रमण करेगा, किसी भी नाभिक शनि पे अगर इलेक्ट्रॉन शनि आक्रमण करेगा तो क्या होगा, उसका जुड़ाव होगा और रिएक्शन प्रोसेस से आगे जुड़ा होने के बाद क्या होगा, रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगी, आगे की ओर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन शनि बढ़ेंगे, नाभिक शनि उस पर आक्रमण करेगा और रिएक्शन बनती जाएगी। कहीं पर लोन पेयर बनेंगे, कहीं पर इलेक्ट्रॉन बनेगा, कहीं पर सारा इलेक्ट्रॉन टूट भी जाएगा, लोन पेयर में बढ़ जाएगा, कहीं लोन पेयर उधर भाग जाएगा,
आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। समझोगे तभी ये मैकेनिज्म क्रियाविधि हल हो पाएगी और उसका लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपको प्राप्त हो पाएगा। दोस्तों ये हो गया। अब अपन बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स के जो होते हैं नॉर्मली रूल्स वो अप्लाई होते हैं। जैसे फिजिक्स का नॉर्मली रूल ये होते हैं, जैसे परमाणु हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री में अणु हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, क्रिस्टल हो गया, यौगिक हो गया। तो इन सब में अलग अलग क्या होता है, परमाणु होते हैं। परमाणु एक आधारभूत इकाई होती है, सबसे छोटी अविभाज्य कण होता है परमाणु। तो परमाणु छोटे से शुरू होता है, जिसके बाद अणु बनता है, अणु के बाद क्या बनता है, यौगिक बनता है, यौगिक के बाद क्रिस्टल बनता है। क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे परमाणु मिलके बने हुए थे। जैसे अपन ग्रेफाइट ले लेते हैं जो विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि उसके अंदर से विद्युत प्रवाहित हो सकती है। दूसरा अपन हीरे ले लेते हैं, तो हीरे की संरचना क्या होती है, कई कोणीय होती है, कई कोणों से मिलकर बनी होती है और उसके अंदर कई प्रकार के कार्बन होते हैं, अलग अलग तरह के कार्बन होते हैं। तो अपन इसको क्रिस्टल का नाम देते हैं, क्योंकि क्रिस्टल क्या होता है, कई यौगिकों का मिश्रण होता है, कई तत्वों का मिश्रण होता है। फिर अपन केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में अपने फिजिक्स के कंसेप्ट ये अप्लाई होते हैं कि इसमें अपने परमाणु का आकार होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का आकार कितना होता है, 10⁻31। 10⁻31 होता है इसका वजन होता है, और इसका आकार यानी कि वजन 10⁻31 हो गया। और इसका आवेश कितना होता है, 10⁻19। वजन होता है 10⁻31 और प्रोटॉन पे होता है 10⁻27। और इसका आकार कितना हो गया, इसका आकार होता है 10⁻10 और नाभिक का आकार होता है 10⁻- यानी कि -10, यानी काफी छोटा कण हो गया। तो अपन इसमें थोड़ी वो रहती है, यानी कि अपन को मल्टीप्लाई वगैरह का प्रॉब्लम रहता है, तो उसको अपन सिंपल फिजिक्स का जो नॉर्मल बेसिक सॉल्यूशन होता है इसको वही यहाँ पर लागू करना पड़ता है। जैसे 10⁻−10 ये परमाणु हो गया, नाभिक का आकार हो गया अपने 10⁻−15। अब क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, परमाणु और नाभिक में अंतर कितना होता है, परमाणु का आकार नाभिक के आकार का कितना गुना होता है। तो अपन क्या करेंगे, पहले परमाणु का आकार लिख देंगे 10/10, फिर नीचे नाभिक का लिख देंगे और क्या कर देंगे 10⁻−10, ऊपर आ गया +15, तो 10⁻15, 10⁻5। तो क्या हो गया, परमाणु का आकार नाभिक के आकार का 10⁻5 गुना होता है। यानी कि 10 की घात अपन कितने लगाते हैं, 5 बार लगाते हैं, यानी कि एक के पीछे 5 जीरो लगाएंगे, कितना होता है ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 1 लाख गुना होता है। यानी कि जो नाभिक होगा उससे परमाणु 1 लाख गुना बड़ा होगा। तो आप सोच सकते हो, अपन देख नहीं सकते ना, अपन अगर परमाणु को नहीं देख सकते तो नाभिक को कैसे देख पाएंगे। तो दोस्तों यही अपने फिजिकल केमिस्ट्री में कंसेप्ट अप्लाई होते हैं नॉर्मली। और गैसीय अवस्था, गैस वाले अलग अलग कंसेप्ट, और उष्मागतिकी के नियम भी लागू होते हैं। उष्मागतिकी के नियम जो अपन पढ़ेंगे बाद में, जिसमें अलग अलग गैसीय आयतन आते हैं, एनटीपी आती है, एमटीपी, नॉर्मलता, तापमान, गलनांक, क्वथनांक आते हैं। फिर अपने आती है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी जिसे कहते हैं, जो कि अपन इसका फुल पार्ट होता है। जैसे पीरियोडिक टेबल तो नॉर्मल हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, लेकिन इसका जो फुल पार्ट है उसको अपन आगे पी ब्लॉक और एस ब्लॉक, जो कि इनऑर्गेनिक पार्ट होते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे अपन अकार्बनिक रसायन कहते हैं, तो उसमें पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियोडिक टेबल में तत्व होते हैं 1 से लेकर 118 तक। ये जो तत्व होते हैं सब दोस्तों मिलकर पीरियोडिक सारणी बनाते हैं, जो अपने टाइम में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से दी थी। जैसे मेंडलीफ वैज्ञानिक ने दी थी, अलग अलग वैज्ञानिकों ने से पहले उसका सबसे पहले ये आवर्त सारणी की शुरुआत उसने की थी, डाबेराइड ऐसा कुछ नाम है, डिबेराइड नाम है, उसने त्रिक मॉडल दिया था। त्रिक मॉडल से इसकी शुरुआत हुई, बाद में मेंडलीफ ने दी जो भी अधूरी सारणी थी। फिर आधुनिक आवर्त सारणी थी जो हेनरी मोजले ने दी। लेकिन प्रत्येक आवर्त सारणी में कुछ न कुछ तो कमी मिल ही जाती है बच्चों। जैसे अपने आवर्त सारणी इसमें थोड़ी कमी रह गई तो फिर अगली आवर्त सारणी निकल जाएगी। जैसे लास्ट में हेनरी मोजले की आवर्त सारणी आई, हेनरी मोजले इसके अंदर भी कुछ कमियां थी। जैसे हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई, हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो। अगर मान लो कोई भविष्य में कोई वैज्ञानिक आता है तो हाइड्रोजन की अगर खोज करता है तो हाइड्रोजन का उसका नाम जुड़ जाएगा हेनरी मोजले की जगह, तो उस सारणी अगर फिर सारणी स्पष्ट हो जाएगी।
तो पीरियोडिक टेबल में दोस्तों 1 से 18 वर्ग होते हैं, वर्ग 1 से 18 होते हैं, और आवर्त होते हैं ऐसे, आवर्त 1 से 7 तक आवर्त होते हैं। ये हो गए वर्ग लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन क्या हो गए, अप टू डाउन ऐसे आवर्त हो गए, ये सीधे आवर्त 7 आवर्त हो गए, और 18 वर्ग होते हैं, जिसमें 18 वर्ग में अपन क्या आती है, अक्रिय गैस आती है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनोन हो गया। अक्रिय गैसों को अपन दोस्तों नोबल गैसें भी कहते हैं। नोबल गैसें यानी कि जो क्रियाशील नहीं होती, जिनको अपन अधातु रूप कहते हैं, यानी कि जो गैसें होती है उसको अपन अधातु में गिनते हैं। इसमें मुख्य रूप से धातु आ जाता है, अधातु आ जाता है। और अपने फिजिकल केमिस्ट्री के दो मोस्ट चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल लिखते हैं, फिर अपन लिखते हैं केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का पूरा मिलान ही होता है, वो केमिस्ट्री में काफी कुछ अपन को आसान या बेसिक स्वरूप प्रदान करता है दोस्तों। अगर पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक टेबल में विभिन्न प्रकार के एलिमेंट्स आते हैं, और अगर उन एलिमेंट्स को अपन आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगी, बॉन्डिंग होगी। अगर एलिमेंट्स का अपन कोई भी कंपाउंड बनाएंगे तो उस कंपाउंड में बॉन्डिंग होगी दो यौगिकों के मध्य। जैसे मान लो अपन नॉर्मली रूप से H2O लेते हैं, तो H2O में एक ऑक्सीजन नॉर्मल बॉन्डिंग होगी, दूसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, तो आपस में क्या ये करेंगे, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन या पॉजिटिव नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन शनि या नाभिक शनि का एक दूसरे पर आक्रमण होता है, जिससे इसके अंदर बॉन्डिंग होती है। जब बॉन्डिंग टूटती है तो क्या होता है, या तो कोई लोन पेयर रहता है या लोन पेयर रहता है, तो कोई तत्व नाभिक शनि बन जाता है, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन शनि बन जाता है। तो कुल मिला के पीरियोडिक टेबल के विभिन्न तत्व होते हैं, वो केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा सॉल्व होते हैं। और केमिकल बॉन्डिंग में भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरी भी दी है। केमिकल बॉन्डिंग में कई सारे पोलर अणु भी होते हैं, नॉन पोलर अणु भी होते हैं, जो अपने अलग अलग रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों केमिस्ट्री समझने का मतलब ये होता है कि अपन ये नॉर्मली जो बेसिक टॉपिक है इनके कंसेप्ट को समझ ले, केमिस्ट्री में ये होता है। तो केमिस्ट्री ये ऐसी बनी है नॉर्मल से, केमिस्ट्री के अंदर एक साथ नहीं बनी। जैसे केमिस्ट्री अपने बात करें तो शुरुआत में केमिस्ट्री में क्या था कि कोई भी वैज्ञानिक मान लो आता है तो वो एक थ्योरी देता है, अगर वो थ्योरी अगर किसी अदर वैज्ञानिक ने उससे बेस्ट दे दी तो उस वैज्ञानिक की थ्योरी खारिज हो जाती है, उससे बेस्ट आ जाती है। तो केमिस्ट्री में यानी कि अपन कह सकते हैं केमिस्ट्री में यानी कि टाइम के साथ इंप्रूवमेंट होता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे केमिस्ट्री में इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। क्योंकि अपन देख सकते हैं कई सारे मॉडल आए, कई सारे मॉडल फेल हो गए और मॉडल नए नए आते रहे। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला टाइम भी नए नए मॉडल आते रहेंगे और नई नई अभिक्रियाएं, नए नए रिएक्शन, नए नए मैकेनिज्म, नए नए क्रिस्टल, नए नए यौगिक, नई नई जानकारी आती रहेगी केमिस्ट्री में। तो दोस्तों केमिस्ट्री जानने का मतलब यही है कि अपन इनके बेसिक मतलब को जाने, रिएक्शन प्रोसेस को जाने, और इनके अगर बेसिक को जान जाएंगे तो अपन कई सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। और केमिस्ट्री में दोस्तों मेन पढ़ने का ये रूल होता है कि अपन पहले तो फर्स्ट चीज होती है अपन रेगुलरिटी। फर्स्ट चीज अपन को क्या रखनी पड़ती है, रेगुलरिटी। अगर किसी भी चीज को अपन रेगुलरिटी के साथ रेगुलर बेस पे करेंगे तो उसमें अपन को सक्सेस जरूर हासिल होती है। सेकेंड नंबर पर होता है सी फॉर कंसेप्ट। अगर किसी भी चीज में अपन कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर उसको अपन द्रव्यमान से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सीधा सा वेट निकल जाएगा। मान लो किसी का द्रव्यमान 60 kg, अगर उसको वेट निकालना हो तो क्या करेंगे, सीधा सा अपने पास कंसेप्ट है G इक्वल टू कितना होता है 9.81, यानी कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी किसमें होता है, त्वरण में होता है, अपन को यूनिट पता है भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना डायरेक्ट कंसेप्ट अप्लाई हो गया दोस्तों। यानी कि बच्चों ये कंसेप्ट अप्लाई हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अपन कंसेप्ट को लागू करना जान गए अभी। यानी कि फर्स्ट रेगुलरिटी हो गया, R फॉर रेगुलरिटी, C फॉर कंसेप्ट। फिर दोस्तों क्या हो गया, हाँ बच्चों, इसके बाद अपन रेगुलरिटी के बाद कंसेप्ट के बाद अपन अप्लाई करेंगे केमिस्ट्री के जो भी समझने वाले मैकेनिज्म है, क्योंकि केमिस्ट्री में प्रत्येक स्तर पर अपने मैकेनिज्म आते हैं। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में ऊष्मागतिकी में अपने मैकेनिज्म आते हैं, कई प्रकार की क्रियाविधि आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्रियाविधि आती है, इनऑर्गेनिक में वैसे काफी कम रहता है, लेकिन एस ब्लॉक वगैरह इसमें कई याद करने वाले या अपन को समझने वाले जो आते हैं मैकेनिज्म, उनको डायरेक्ट याद करना है। अपन को क्या करना है, याद, डायरेक्ट याद करना है, जिसको अपन कंसेप्ट के साथ समझ सकते हैं। याद करेंगे
और समझ गए तो अपन को याद है 3 कंसेप्ट लागू हो गए। तो दोस्तों इन कंसेप्ट को जिसे अपन नाम देते हैं R फॉर रेगुलर, C फॉर कंसेप्ट, C फॉर केमिस्ट्री, C फॉर केमिस्ट्री, इसका मतलब ये RCC फॉर्मूला हो गया। डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और अपने केमिस्ट्री को सरल रूप में लेना है। केमिस्ट्री में कई सारे प्रोडक्ट मिले होते हैं, जैसे केमिस्ट्री हर स्तर पे लागू होती है, ऐसा नहीं किसी सब्जेक्ट में नहीं होती। केमिस्ट्री जैसे बायोकेमिस्ट्री होगी, यानी कि बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री जुड़ी, यानी कि जीव जंतुओं के जो भाग होते हैं उसमें केमिस्ट्री अप्लाई होती है, इसलिए बायोकेमिस्ट्री का जन्म हुआ। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म कैसे हुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जन्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जो अपन क्या आते हैं, रिएक्शन प्रोसेस होती है जो एग्रीकल्चर में भी आती है। जैसे अपने यूरिया हो गया, जैसे यूरिया को अपन क्या लिखते हैं, यूरिया का नॉर्मली फॉर्मूला होता है नाइट्रोजन अमोनिया, फिर क्या आता है इसमें C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या आता है वापस NH2। ये क्या हो गया, यूरिया का फॉर्मूला होता है, इसको अपन एग्रीकल्चर में भी अप्लाई करते हैं। तो ये केमिस्ट्री एग्रीकल्चर से भी जुड़ गई। फिर अपन देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिक्स के कंसेप्ट भी इसमें अप्लाई होते हैं। जैसे मॉडल, परमाणु मॉडल, परमाणु किसमें आता है, इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, कई सारे मॉडल होते हैं। इसके बाद अपने फिजिकल केमिस्ट्री में क्या आता है, मेन क्या आता है अपन को, क्या आता है क्वेश्चन सॉल्यूशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है विभिन्न, तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज उसमें भी अप्लाई होती है, यानी कि फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इनका क्या हो गया, आपस में बॉन्डिंग हो गया। फिर अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉर्मल रूप से अपने दोस्तों ये आते हैं कि कुल मिला के इसमें एस ब्लॉक, जो अपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, एस ब्लॉक जिसका चैप्टर अपना अलग रहता है, एस ब्लॉक में वर्ग फर्स्ट एंड सेकंड आता है। फिर आता है अपना पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर 18 तक आते हैं। और फिर अपना डी ब्लॉक बचा, तो डी ब्लॉक में कौन से वर्ग बच गए, यानी कि वर्ग नंबर 3 से लेकर 12 तक, तो ये डी ब्लॉक हो गए। फिर अपना एफ ब्लॉक, तो हेनरी मोजली ने क्या किया बच्चों कि अपने एफ ब्लॉक को डायरेक्ट एलिमेंट नंबर 57 से उठा के डायरेक्ट 58 वाला एलिमेंट नंबर डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल से बाहर फेंक दिया और एफ ब्लॉक को डायरेक्ट अलग कर दिया। एफ ब्लॉक के आप पीरियोडिक टेबल में अभी भी देखोगे तो एफ ब्लॉक की दोनों सारणियां नीचे की अलग से आएगी, जो कि एलिमेंट नंबर 57 से स्टार्ट होती है, जिसे अपन लेंथेरॉइड कहते हैं। लेंथेरॉइड पे कुछ एलिमेंट होता है 57 जो 58 के नंबर से स्टार्ट हो जाती है, डायरेक्ट नीचे आ जाती है। तो दोस्तों 118 तक तत्व जाते हैं जिनकी अभी तक खोज होती जा रही है। जैसे जैसे विभिन्न तत्व मिलते जा रहे हैं तो उनकी खोज हो जाती है। इसका मतलब कुल मिला के केमिस्ट्री के कंसेप्ट को समझना बिल्कुल आसान है। अपन केमिस्ट्री के कंसेप्ट को आसान समझ सकते हैं। केमिस्ट्री दोस्तों बच्चों समझना बहुत सरल है, क्योंकि केमिस्ट्री के कंसेप्ट ही बहुत अच्छे हैं। C4 केमिस्ट्री, C4 कंसेप्ट, केमिस्ट्री में जो भी कंसेप्ट अप्लाई करोगे वो आसानी से लागू होगा। तो दोस्तों ये केमिस्ट्री जो पूरा आपको जो था, अणु, परमाणु, मॉडल, थ्योरी, बीच में कण आ रहे, कण घूम रहे, किसी को पता नहीं लग रहा, लेकिन बहुत अच्छा समझोगे आप तो समझ जाओगे। केमिस्ट्री एक रणभूमि है, तो आपको केमिस्ट्री को एक बहुत बढ़िया तरीके से अगर लेके समझोगे क्रियाविधि, जैसे अपन ने पहले बेसिक ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा, फिर अपन क्या पढ़ेंगे बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के बाद इसके परमाणु और अणु और इसके हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ेंगे, फिर अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो अपन पहले 11th की एनसीईआरटी के अनुसार क्लियर करेंगे, फिर अपन 11th की इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी करेंगे, फिर ऑर्गेनिक की करेंगे, फिर 11th की एनसीईआरटी के लास्ट में एक चैप्टर आता है एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर, तो उसको भी पढ़ेंगे, पर्यावरणीय एग्रीकल्चर। फिर अपन लेंगे 12th की, फिर अपने क्या होगा 11th का बन जाएगा एक तो सर्कुलिज्म, यानी कि 11th के सारे टॉपिक हो गए। फिर अपन 12th के लेंगे, मतलब पहला टॉपिक ले लिया, खत्म हो गया पहला चैप्टर, फिर अपन सेकंड लेंगे, ताकि क्या हो कोई उसको लेसन पढ़ना है तो डायरेक्ट ये वीडियो लिया और वो लेसन कंप्लीट किया। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। फिर कल से बच्चों अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री में सब कुछ समझना आसान है। केमिस्ट्री जैसे कि मान लो आपको, जैसे केमिस्ट्री में सब कुछ समझना, जैसे कि मान लो ये रणभूमि है, रणभूमि केमिस्ट्री को रणभूमि मान लेते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों अभिमन्यु सक्रिय को तोड़ के अंदर घुसा, उसी प्रकार से आपको केमिस्ट्री के अंदर घुस जाना है और केमिस्ट्री को पूरा निचोड़ लेना अंदर से। और अंत जिस प्रकार से अभिमन्यु ने अंत तक युद्ध करते लड़ता हुआ मर गया और अपने विजय के लिए हर प्रयास करता रहा, उसी प्रकार से बच्चों आपको केमिस्ट्री को समझना है।
आपको चक्रव्यूह में घुसना है और अंत तक लड़ना है ताकि आप सफल हो पाओ और केमिस्ट्री में आप कुछ अच्छे बन जाओ। केमिस्ट्री में सब कुछ कर सकते हैं अपन। 11th में केमिस्ट्री लेते हैं, फिर 12th में केमिस्ट्री आती है, फिर अगर आप आगे जाते हैं तो एमएससी होती है केमिस्ट्री से, पीएचडी होती है केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री में अपन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आज की क्लास में बेसिक केमिस्ट्री के जो मैंने पढ़ा दिए, इनऑर्गेनिक में बेसिक क्या होता है, ऑर्गेनिक में बेसिक क्या होता है और फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक क्या होता है, जो आपको पूरा इसका एक प्रकार से बायोडाटा दे दिया। अपनी जो क्लासेस होगी वो रेगुलर तरीके से अपन करते जाएंगे और एक क्लास लेंगे, फिर उसके बाद सेकंड चैप्टर लेंगे ताकि पूरे चैप्टर का सर्कुलेशन बना रहेगा दोस्तों। फिर इसमें अपन पूरा आज का बेसिक हो गया। तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ मोटिवेशन मिला हो वीडियो से, अगर केमिस्ट्री समझने में अगर आपको थोड़ी आसानी हो रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।